हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका तमिलनाडु बोर्ड की इस चैप्टर में। आज हम अपना सेकंड पार्ट जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का उसको कवर करेंगे, जो कि 1905 से 1916 का होगा। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको जो लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें ये था कि हमने 1885 से 1905 तक का कवर किया था, जो कि उदारवादी काल माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। लेकिन अब उसके बाद का जो होगा, यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन होगा और फिर क्या होगा, भारतीयों का जो अंग्रेज़ों पे जो ट्रस्ट था वो धीमे धीमे क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सट्रीमिज़म की शुरुआत होगी। उग्रवादी प्रतिक्रियाएं जो हैं अंग्रेज़ों ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो है भारतीय लोग करना शुरू करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर 15 है ये पूरा 1885 से 1905 से 1916 के बीच की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हैं उनको इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, जो कि सारे चैप्टर्स में हमने देखे हैं। इसमें यह है कि द कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो उग्रवाद में जो बढ़ोतरी के जो प्रमुख कारण रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, उनको डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट ने किस तरीके की पद्धति या टेक्निक या कौन सी तकनीक लगाने की कोशिश की जिनके माध्यम से क्या हो कि उन्हें स्वतंत्रता मिल सके, उनको देखेंगे। मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेथड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी। लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट सच एज तिलक, बिपिन चंद्र पॉल एंड लाला लाजपत राय। तो तीन व्यक्ति थे, लाल बाल पाल जिन्हें कहा जाता था। इनको जो है इसमें हम खास करके देखेंगे इनका क्या रवैया रहा या किस तरीके से ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक रूप देना चाहते थे। चौथा चौथा पॉइंट है द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन नेशनल मूवमेंट। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे बंगाल विभाजन का, जो कि 1905 में हुआ था, उसका क्या असर पड़ा उसको देखेंगे। पांचवा है स्वदेशी मूवमेंट एंड द अचीवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो स्वदेशी मूवमेंट और जो अचीवमेंट है एक्सट्रीमिस्ट्स के उसको देखेंगे। द बर्थ ऑफ मुस्लिम लीग का उदय जो होता है या जन्म होता है उसको। और सातवां और लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा द होम रूल मूवमेंट। तो जो होम रूल जो मूवमेंट है एनी बेसेंट ने जिसे शुरू किया था और बाद में बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने मिलकर जो है बड़े स्तर पे उस पर काम किया और भारतीय समाज में सुधार लाने का प्रयास किया था, उसे भी पूरा अच्छे से एनालाइज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो द पीरियड फ्रॉम 1905 वाज नॉन एज द एरा ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1905 के बाद का जो वक्त है उसे क्या है, उग्रवादी काल या युग या समय के नाम से जाना जाता है। द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द एग्रेसिव नेशनलिस्ट बिलीव दैट द सक्सेस कुड बी अचीव थ्रू बोल्ड मीन्स। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए वो लोग जो प्रार्थना गुहार के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने का एज अ मेथड नहीं यूज़ करते थे, वो लोग क्या कहलाते थे, एक्सट्रीमिस्ट कहलाते थे या एग्रेसिव उग्रवादी राष्ट्रवादी कहलाते थे। ठीक है। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो लीडर्स थे, नेता थे, उनमें से एक थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल एंड अरविंदो घोष। तो ये चार लोग थे। बाद में अरविंदो घोष ने जो है रिटायरमेंट भी ले लिया था। जब उनके लाइफ का थर्ड फेज शुरू हुआ तो उन्होंने क्या किया, ऑरविल जो है पौंडीचेरी में एक जगह है वहाँ पे उन्होंने अपना आश्रम जो है, और फिर उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमनिज़म और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए और फिर वो देश से अपने आप को बांध के नहीं रख सके। आगे देखते हैं। कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म, इसके उदय का कारण क्या था। इसके उदय का कारण है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का जो है फेल हो जाना। तो मॉडरेट्स लोगों को ये लगता था कि उन्होंने जो डिमांड्स की हैं, तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी होंगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को फ़ायदा होगा, लेकिन वो ज़्यादातर हिस्सों पर फेल था। इस वजह से भी इन लोगों को काफ़ी रोष आया। दूसरा पॉइंट ये है कि द फेमाइन एंड प्लेग ऑफ 1896 एंड 97 विच अफेक्टेड द होल कंट्री एंड द सफरिंग ऑफ द मासेज। तो 1896 से 97 के बीच में बहुत ज़्यादा दुर्भिक्ष और प्लेग जो महामारी है ये फैला। और उस टाइम जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इसको ध्यान न देने के बजाय वही अपनी जो उनकी जो पूंजीवादी जो प्रवृत्ति रही उसी को बढ़ावा देते रहे।
तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो गई और एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा मिला। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल बिकेम वर्स। भारतीय लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो और बहुत बुरी हो गई। वजह उसकी क्या थी कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी उस ये था कि इन्हीं से कच्चा माल लेके प्रोसेस करके और महंगे दाम पे उनको बेचना, और इंडियंस को जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट एकदम ज़ीरो था, लेकिन तब भी उन्हें खर्चा तो करना ही पड़ता था। इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति और बुरी होती गई। द इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका और द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ स्किन। तो बेसिकली इसको इस तरीके से समझिए कि रंग भेद की नीति या अपर्थाइड से इसको समझ लीजिए आप, रंग भेद की नीति, ठीक है, या फिर अपर्थाइड की पॉलिसी। तो जितने भी भारतीय लोग थे जो डेंचर्ड, जिन्हें मजदूर कहा जाता रहा, ठीक है, लेबर्स कहा जाता था, वो लोग क्या होते थे कि यहाँ से एक कागज़ पे या एग्रीमेंट करके यहाँ से जाते थे अफ्रीका वगैरह या और भी बहुत सारी कंट्री हैं जिन्हें बनाना कंट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ पे इन्हें गिरमिटिया मजदूर के तौर पे रखा जाता था, और इनके साथ जो व्यवहार था वो पूरी तरीके से गुलामों जैसा था। तो उससे भी है जो है एक्सट्रीमिज़म को जो है बढ़ावा मिला। पांचवा पॉइंट ये है कि द रूसो जापानीज़ वॉर। तो जो रशियन जापानीज़ वॉर हुआ था 1904-5 में, तो जापान ने क्या किया, रशिया को हरा दिया। अब रशिया बेसिकली क्या थी, एक यूरोप की एक महत्वपूर्ण शक्ति थी, कॉलोनियल, जिसे बोल सकते हैं औपनिवेशिक शक्ति थी। लेकिन जब रशिया हार गई तो कहीं ना कहीं एक लोगों को मैसेज गया कि यूरोप की जो शक्तियां हैं वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता है। जब ये मैसेज गया तो लोगों की हिम्मत बढ़ी, इंडियंस को भी क्या हुआ, इनकरेज हुए काफ़ी। तो उन्होंने जो है यूरोपियंस के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई को अपने बहुत तेज़ कर दिया, ख़ास करके ब्रिटेन के ख़िलाफ़, क्योंकि भारतीयों की समस्या ब्रिटेन से थी, रशिया से तो थी नहीं। लास्ट पॉइंट है कि द इमीडिएट कॉज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म वॉज रिएक्शनरी रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 के बाद भारत में आते हैं, और उन वो जब भारत पे वॉइसराय के तौर पे जब काम कर रहे होते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए होते हैं जिनसे जो है जो उग्रवाद है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उग्रवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और उन एक्ट का नाम यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899। 1899 में जो कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट पास किया, उसमें क्या किया गया कि जो रिड्यूस कर दिया गया जो इंडियन कंट्रोल था लोकल बॉडी पे, यानी कि जो आम 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 समाज था जिसमें चुनाव वगैरह कराए जाते थे, छोटे चुनाव जिसे वर्तमान में आप जैसे कि म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन या ज़िला पंचायत चुनाव भी समझ सकते हैं, उसी तरीके के चुनाव में कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट कुछ इस तरीके से था कि भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व था या उनका जो रिप्रेजेंटेशन था उसको बहुत ही रिड्यूस कर रहा था, बहुत कम कर रहा था। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों में रोष आया कि हमारा हक हमसे छीना जा रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने बनाया द यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक अधिनियम बनाया 1904 में, जिसने क्या रिड्यूस कर दिया, द इलेक्टेड मेंबर्स इन द यूनिवर्सिटी बॉडी। तो जो यूनिवर्सिटी का जो मैकेनिज़्म होता है उसके अंदर जो लोग चुने जाते हैं, पहले उसमें क्या था, भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो ज़्यादा था, लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 इंट्रोड्यूस करते हैं लॉर्ड कर्जन, तो उसके बाद से क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की जो बॉडीज़ है उसमें जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है वो डिक्लाइन कर जाता है, वो धीमे धीमे कम होता जाता है। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को क्या है, एक्सट्रीमिज़म, उग्रवाद की तरफ जो है आकर्षण बढ़ जाता है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा हक छीना जा रहा है, और हमें जो है अगर इनसे अपना हक वापस लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आक्रामक होना पड़ेगा और हिंसक होना पड़ेगा। इट ऑल्सो रिड्यूस द ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड मेड देम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और यूनिवर्सिटी की जो स्वायत्तता होती है, ऑटोनॉमी होती है, मतलब कि स्वयं से या स्वयं की इच्छा पर काम करने की जो क्षमता होती है उसको भी कम कर दिया। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी बेसिकली एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन गए थे कि गवर्नमेंट जैसा चाहती थी वैसा उनके साथ व्यवहार करती थी। फिर उसके बाद सेडिशन एक्ट भी बनाया गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, रिड्यूस द फ्रीडम ऑफ ऑल। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तो काफ़ी चर्चे में भी रहता है यूएपीए और इसके चक्कर में। तो 1923 में आया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और सेडिशन एक्ट जो है, जो जिसका तो वर्तमान में इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो हिज वर्स्ट मेजर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और एक्सट्रीमिज़म को बढ़ाने वाले सबसे बड़े कारकों में यही था कि बंगाल का विभाजन, जो उनका प्रमुख उद्देश्य था, हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी, जो यूनिटी थी, उसको जो है डेमोग्राफिकली जो है ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। लेकिन ऐसा करने में वो सक्सेस नहीं हो पाए थे, लेकिन तब भी इसने जो है एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा दिया।
तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो जितने भी भारतीय जो उग्रवादी थे उनके उद्देश्य क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स वाज टू अटेन स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट जस्ट सेल्फ गवर्नमेंट। तो पहले क्या था कि जितने भी लिबरल्स थे उनका मानना यह था कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, यानी कि रूल हम करें लेकिन गाइड हमें ब्रिटिशर्स करें। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये है कि 40% जो रूलिंग पावर है वो इंडियंस को मिल जाए और 60% अंग्रेज़ों के पास ही रहे। ये लिबरल्स का मानना था। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना यह था कि हमें जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस या स्वराज, स्वयं के माध्यम से राज किया जाए, कुछ इस तरीके की व्यवस्था मिले, जस्ट सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मिले, अंग्रेज़ हमारे ऊपर रूल करने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, जो भी समझना है इसमें आप समझ सकते हैं। फिर मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो एक्सट्रीमिस्ट का जो मेथड थी, मेथड का मतलब क्या होता है, तकनीक, पद्धति, प्रणाली। ठीक है, तो द एक्सट्रीमिस्ट हैड नो फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। लिबरल्स का मानना ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, अगर हम इनसे मिलजुल के रहेंगे तो हमारा भला हो सकता है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना ये था कि ना तो इनके अंदर न्याय है और ना ही ये फेयर प्ले करते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है सद्भावना वाली बात भी नहीं है, ये हमारा भला भी नहीं चाहते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रचार भी किया। दे पॉइंटेड आउट द फोर्सफुल मीन्स बाय विच द ब्रिटिश हैड टेकन कंट्रोल ऑफ इंडिया। उन्होंने उन उन चीज़ों को लोगों के सामने ला के रखा जिसके माध्यम से जो है ब्रिटिशर्स जो है भारत पे शासन के लिए दबाव बना के रखे थे, उनको लोगों के सामने रखा। दे बिलीव दैट द पॉलिटिकल राइट्स विल हैव टू फॉट फॉर, और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा। दे हैड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, और सेल्फ रिलायंस यानी कि अपने आप पर ही जो है भरोसे वाली जो बात होती है कि अगर हमें आज़ादी प्राप्त करनी है तो हमें खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, किसी और की मदद से हम ये आज़ादी प्राप्त नहीं करेंगे। द मेथड्स यूज्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट वेयर, तो जो मेथड्स थे वो देखते हैं। नॉन कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बाइकॉटिंग गवर्नमेंट कोर्ट्स, स्कूल्स एंड, तो क्या हुआ, सबसे पहली जो पद्धति थी कि अंग्रेज़ों से किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन करना है या अंग्रेज़ों का असहयोग वाला जो टेंडेंसी जो है क्रिएट करनी है। इससे क्या होगा, कोर्ट्स हैं, स्कूल हैं, जितने भी उनकी चीज़ें हैं अंग्रेज़ों की, उनको क्या करना है, बाइकआउट करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने स्वराज, ठीक है, स्वराज, स्वदेशी, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, इसका इन्होंने जो है 1900 क्या किया कि 1905 के बाद ज़बरदस्त तरीके से प्रचार किया, और शिक्षा निकेतन जैसी जगहें भी बनी, खुद के स्कूल खोले गए, वस्त्र खुद के हाथों से तैयार किए पहने जाने लगे, विदेशी जो कपड़े थे उनकी क्या की, होलिका दहन की गई, और प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, तो जितने भी विदेशी वस्तुएं थीं उनका बाइकआउट किया गया, उनका इस्तेमाल करने से लोगों को रोका गया। इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, खुद की शिक्षा, खुद की शिक्षा यानी एक राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई। इसमें जो प्रमुख जो लीडर्स रहे हैं उनका देखिए, जैसे कि तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, और फिर लाला लाजपत राय हैं, अरविंदो घोष हैं, और दादा भाई नौरोजी वगैरह हैं। इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो बाल गंगाधर तिलक इज़ रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पॉपुलर एंटी ब्रिटिश मूवमेंट। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट का मतलब यही है कि बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जो मूवमेंट है जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, उसकी नींव रखने वाले व्यक्तियों में से बाल गंगाधर तिलक प्रथम थे, जिन्हें लोकमान के नाम से भी जाना जाता है। ही अटैक द ब्रिटिश थ्रू द वीकलीज द मराठा एंड केसरी। उन्होंने दो जो हैं लेखनी लिखी, एक मराठा जो कि इंग्लिश में थी और केसरी पंजाबी में थी, जिसके माध्यम से वो केसरी मराठी में थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को लामबंद करना शुरू किया। ही वॉज जेल ट्वाइस, उन्हें 2 बार जेल हुई। ब्रिटिश फॉर हिज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ इन 1908 डिपोर्टेड ऑन मांडले फॉर 6 ईयर्स, और 1908 में जो उसी के चलते उन्हें जो मांडले जेल है वहाँ पे क्या कर दिया, डिपोर्ट कर दिया गया, उन्हें वहाँ पे भेज दिया गया। ही सेटअप द होम रूल लीग, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में, कहाँ पे, पूना, एंड डिक्लेयर्ड
स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। और उन्होंने ये कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। फिर लाला लाजपत राय का भी काफ़ी नाम आता है। लाला लाजपत राय बेसिकली पंजाब का शेर कहा जाता है। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी जो मूवमेंट था, आंदोलन था, उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका अदा की थी। ही फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग इन यूएस इन 1916। उन्होंने क्या किया कि जो होम रूल लीग जो भारत में जिस तरीके का था, वैसा ही उन्होंने यूएस में उसकी स्थापना की थी। कब? 1916 में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे जो है ये पेपर में आ सकता है, इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। होम रूल लीग यूएस में किसने स्थापना की? तो किसने स्थापना की, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने। ही वॉज डिपोर्टेड टू मांडले ऑन द ग्राउंड ऑफ सेडिशंस। तो राजद्रोह एक ग्राउंड होता है बेसिकली, किसी को सज़ा देने के लिए एक आधार होता है, सेडिशन, ठीक है, जिसे राजद्रोह कहा जाता है। उसी के आधार पे इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था। ही रिसीव्ड फैटल इंजरीज वाइल लीडिंग अ प्रोसेस अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका इन्होंने जो है पब्लिकली जो है एजिटेशन किया था, विरोध किया था, जिसमें क्या हुआ कि इनके सर पे लाठियां मार दी गई थी। तो उस वजह से इनकी डेथ हो गई। कब? नवंबर 17, 1928 में। बिपिन चंद्र पाल के बारे में देखते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल बिगेन एज करियर एज मॉडरेट एंड टर्न एंड एक्सट्रीमिस्ट। सबसे पहले तो ये मध्यम मार्गी व्यक्ति थे स्वतंत्रता संघर्ष के मामले में, लेकिन बाद में ये उग्रवादी हो गए जब इन्हें ये समझ में आया कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ स्वदेशी मूवमेंट। उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में काफ़ी बड़ी भूमिका बनाई। ही प्रीच्ड नेशनलिज्म थ्रू द नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडियन बाय हिज पावरफुल स्पीचेज एंड राइटिंग्स। उनका सबसे बड़ा जो योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्र संग्राम में, कि भारतीय स्वतंत्र संग्राम को कोने कोने तक, जो मतलब कि गांव है यहाँ, गांव और वो पिछड़े इलाके जहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा था, उन्हें जोड़ने में इन्होंने काफ़ी मदद की। अरविंदो घोष भी हैं इसमें। अरविंदो घोष वॉज अनदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर एंड ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द स्वदेशी मूवमेंट। उन्होंने जो है काफ़ी सक्रिय तौर पे जो है स्वदेशी मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किया। ही वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन। उन्हें भी जेल हुई। आफ्टर हिज रिलीज इज सेटल्ड इन द फ्रेंच टेरिटरी। जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने जो पौंडीचेरी में जो जगह है ऑरोविले, वहाँ पे वो सेटल्ड हो गए, जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी थी जहाँ पर अंग्रेज़ों का मतलब अधिकार नहीं था। फिर बाद में वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, यानी कि आध्यात्मिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व किए। और तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म, जो बंगाल विभाजन हुआ उसका बेसिकली क्या असर पड़ा ये उग्रवाद के उदय में भारत में। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 प्रोवाइडेड अ स्पार्क फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये एक तरीके की चिंगारी की काम की भारतीय स्वतंत्र संग्राम में। कर्जन्स रियल मोटिव्स, तो कर्जन के जो रियल मोटिव थे वो क्या थे? टू ब्रेक द ग्रोविंग स्ट्रेंथ ऑफ बंगाली नेशनलिज्म सिंस बंगाल वाज द बेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उसे दरअसल क्या था कि जो भारतीय स्वतंत्र संग्राम का जो एक एकता जो तैयार हो रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको ख़त्म करना प्रमुखता उद्देश्य था। और उसकी वजह ये थी कि बंगाल ही गढ़ था उस वक्त जो भारतीय राष्ट्रवाद का। टू डिवाइड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसको ख़त्म करना भी एक उद्देश्य रहा है। टू शो द इनार्मस पावर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन डूइंग वॉट एवर इट लाइक। और कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन एक मतलब कि डिटरेंस क्रिएट करने जैसा प्रयास था अंग्रेज़ों की तरफ से। क्यों? क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा राज्य था, उसको बांट देना कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों को लेके एक भय पैदा कर देता कि ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों को आप याद रखिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में इस तरीके के जो हैं ऑप्शंस बनाए जाते हैं, जिससे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूर रखिए, तो आंसर करने में आपको आसानी होगी। ऑन द सेम डे व्हेन द पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट, और फिर उस दिन 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन पार्टीशन को क्या है इफ़ेक्ट में आना था, लागू होना था, द पीपल ऑफ बंगाल ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट मीटिंग्स एंड ऑब्जर्व डे ऑफ मॉर्निंग। और उन्होंने जो है 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के तौर पे मनाया, सारे लोगों को इकट्ठा किया और एजिटेट किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स।
द होल पॉलिटिकल लाइफ ऑफ बंगाल अंडरवेंट अ चेंज। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बंगाल का पूरा पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य था वो क्या हो गया, एक बदलाव के दौर में चला गया, जहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीयों के फेवर में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखने लगी। गांधी रोड दैट द रियल अवेकनिंग इंडिया टुक प्लेस ओनली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। भारत में जो सही जागृति है भारत को लेके वो बंगाल के विभाजन के बाद ही देखने को मिली, ऐसा गांधी जी का मानना था, ये गांधी जी ने लिखा। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट कल्मिनेटेड इनटू द स्वदेशी मूवमेंट एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे ये जो स्वदेशी मूवमेंट था जो कि बंगाल विभाजन के बाद जिसका उदय हुआ था, अब ये सिर्फ बंगाल के अंदर ही नहीं रहा, बाकी बाकी जो क्षेत्र थे भारत के वहाँ पर भी ये धीमे धीमे फैलना शुरू हो गया। द एग्रेसिव नेशनलिस्ट फोर्स दादाभाई नौरोजी टू स्पीक ऑफ स्वराज। और जो उग्र राष्ट्रवादी थे उन्होंने दादा भाई नौरोजी को भी स्वराज पे बोलने के लिए कहा, विच वॉज नॉट ए मॉडरेट डिमांड, जो कि एक मॉडरेट डिमांड नहीं थी। इन द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1906, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, दे अडॉप्टेड द रेजुलेशन ऑफ बाइकॉट एंड स्वदेशी। और उन्होंने क्या किया कि बाइकॉट और स्वदेशी का जो रेजुलेशन था, जो संकल्प था, उसको पारित किया और अधिकृत किया। द मॉडरेट कांग्रेसमैन वे आर अनहैप्पी। जो मॉडरेट थे, मध्यम मार्गी जो कांग्रेसी थे, वो क्या थे, अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे वो इस स्वराज टू बी अचीव थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। उनका दरअसल मानना यह था कि जो स्वराज प्राप्त करने का जो जरिया होना चाहिए वो पूरी तरीके से संवैधानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए, ना कि उग्रवादी पे। द डिफरेंस लेड टू स्प्लिट इन द कांग्रेस एट द सूरत सेशन इन 1907। और इसी के चलते 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल दो भागों में बढ़ गया, और इसी को सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ये डेट याद रखिएगा, 1907 यहीं पे जो है क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था या सूरत विभाजन हुआ था। द एक्सट्रीमिस्ट केम आउट द कांग्रेस लेड बाय तिलक एंड अदर्स। और जो इसमें से जो उग्रवादी या गरमपंथी जो दल था वो तिलक और उसी के जो और साथी थे उन्हीं की अगुवाई में आगे बढ़ा। स्वदेशी मूवमेंट को देखते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट इन्वॉल्व प्रोग्राम्स लाइक द बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस कोर्स, स्कूल्स एंड कॉलेज एंड ऑफ फॉरेन गुड्स, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ ये इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया कि अपनी जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है अंग्रेज़ों के सामानों पे, वस्तुओं पे, सेवाओं पे, उसको धीमे धीमे ख़त्म किया जाए, और वो किन माध्यमों से, खुद की जो है सेवाएं प्रदान करने का मामला किया जाए। कोर्ट जो है अंग्रेज़ों के उन्हीं के पास ना जाया जाए, शिक्षा के माध्यम जितने भी हैं, स्कूल कॉलेजेस जितने भी हैं, खुद के बनाए जाएँ। जो भी वस्तुएं अंग्रेज़ बनाते हैं उनको खुद से बनाने का प्रयास किया जाए, अंग्रेज़ों की जो भी वस्तुएं हैं उनको ना खरीदे जाएँ। द स्वदेशी मूवमेंट वाज अ ग्रेट सक्सेस। स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ, काफ़ी सफल रहा। इन बंगाल इवन द लैंडलॉर्ड्स जॉइन द मूवमेंट। तो जितने भी भूमिहार थे या ज़मींदार थे उन्होंने भी जो है इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। द वोमेन एंड स्टूडेंट्स टुक पिकेटिंग। तो वोमेन और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स रिफ्यूज यूजिंग बुक्स मेड फॉर फॉरेन पेपर्स। तो विदेशी मिलों या जो फैक्ट्रीज थी उनसे बनी किताबों का इस्तेमाल करने से स्टूडेंट्स ने मना कर दिया या उन्होंने बाइकआउट कर दिया। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड सेवरल टफ मेजर्स। लेकिन गवर्नमेंट भी जो है पीछे हटने वाली नहीं थी, उसने भी कई सारे जो हैं जो कड़े जो मेज़रमेंट्स होते हैं, मानदंड जिन्हें बोल सकते हैं, उसको उन्होंने लिया ताकि इसे सप्रेस किया जा सके। इट पास्ड सेवरल एक्ट्स टू क्रश द मूवमेंट। इन्होंने कई सारे कानून पास किए जिसके माध्यम से आंदोलन को ख़त्म किया जा सके। द स्वदेशी वॉल्टियर्स वेयर बीटन बैडली। और जितने भी स्वदेशी जो वॉल्टियर्स थे जिन्होंने इसे पार्टिसिपेट किया था उनको जो है काफ़ी बुरी तरीके से पीटा गया। द क्राई ऑफ वंदे मातरम वाज फॉरबिडन। वंदे मातरम का उस टाइम जो है नारा भी काफ़ी लगा। स्कूल एंड कॉलेजेस वेयर वार्न नॉट टू अलाउ देयर स्टूडेंट टेक पार्ट इन द मूवमेंट और एल्स देयर एंड एड वुड बी स्टॉप। और जितने भी कॉलेज स्कूल वगैरह थे उसको जो है एडवाइजरी जारी की गई अंग्रेज़ों की तरफ से कि अगर आपके विद्यार्थी जो हैं इन
मूवमेंट्स में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी जो भी मदद वगैरह है वो सब रोक दी जाएगी। सम इंडियंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लॉस्ट देयर जॉब, बहुत सारे भारतीय लोगों की नौकरी जो थी वो चली गई। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष वेर इम्प्रिजन्ड एंड डिपोर्टेड। और जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे उनको क्या हुआ कि जेल हो गई और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, जैसे मांडले जेल वगैरह बाद में भेज दिया गया। अचीवमेंट्स क्या रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट के, तो अचीवमेंट्स जो हैं वो जो फाइनली जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। दे वे आर द फर्स्ट टू डिमांड स्वराज, ये पहले थे जिन्होंने स्वराज की मांग की। दे इन्वॉल्व द मासेज इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड ब्रॉडन द सोशल बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो दे इन्वॉल्व द मासेज इन द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने क्या किया कि फ्रीडम स्ट्रगल मासेज को जो है स्वतंत्रता संग्राम का पहली बार हिस्सा बनने का मौका मिला। और सोशल बेस भी एक तैयार हुआ कि ये आम लोगों की लड़ाई है, ना कि सिर्फ खाली कुछ जो एलिट्स हैं उनकी लड़ाई है। दे वेयर द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट, और उन्होंने पहली बार जो है ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट जो है बड़े स्तर पे या व्यापक स्तर पे जो है राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की, जो कि उसमें से जिनमें एक एग्जांपल है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन जो कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग्स। और इसी के चलते जो है क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना का काम भी शुरू हो जाता है। ये कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा भी माना जाता है कि मुस्लिमों को अपने तरफ करने की एक पहल मानी जाती है अंग्रेज़ों की। इन दिसंबर 1906, 1906 दिसंबर में मुस्लिम जो डेलीगेट्स थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया मेट एट दक्का फॉर द मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होता है कहाँ पे, दक्का पे, और जितने भी मुस्लिम जो प्रभावी लीडर्स हैं वो यहाँ पे एक मीटिंग होती है और उसमें बैठक करते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस ओकेज़न, और इस चीज़ का फ़ायदा लेते हुए नवाब सलीमुल्लाह ऑफ दक्का, ठीक है, ढाका जिसे बोलते हैं, ढाका वर्तमान में दक्का है लिखा हुआ है, प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुक आफ्टर द मुस्लिम इंटरेस्ट। और उन्होंने वहाँ पे ये प्रपोज किया कि एक ऐसे संगठन का गठन किया जाए जिसके माध्यम से जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके इंटरेस्ट को फुलफ़िल किया जा सके, उनके जितने भी हित हैं उनकी पूर्ति की जा सके। द प्रपोजल वॉज अडॉप्ट एक्सेप्टेड, और इस प्रपोजल को क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाइनली सेटअप ऑन दिसंबर 13, 1906। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसका फाइनली सेटअप किया गया कब, दिसंबर 30 को 1906 में। The Indian National Congress, they conducted annual sessions and put their demands on the British government. Initially, they enjoyed the support of the Britishers. Their first achievement was the separate electorate for the Muslims in the Minto Morley reforms. तो जो मुस्लिम लीग की पहली जो सक्सेस मानी जाती है कि 1906 के गठन होने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले जो है जो सेपरेट इलेक्टोरेट होता है, यानी कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक भी जिसे कहा जाता है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जिसे कहा जाता है, उसकी उन्होंने मांग की। और उन्हें जो है एक अलग से मुस्लिमों को से मुस्लिम वोट करने वाली एक जो पद्धति है उसकी मांग उनकी फुलफ़िल की गई कब, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में की गई। द लखनऊ पैक्ट 1916, तो द लखनऊ पैक्ट जो होता है, लखनऊ अधिनियम 1916 का। ड्यूरिंग द 1916 कांग्रेस सेशन एट लखनऊ वाज टू मेजर इवेंट्स, तो उस टाइम जो है आरसी मजूमदार जो हैं उनकी अगुवाई में जो है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन जो है होता है। द डिवाइडेड कांग्रेस बिकम यूनाइटेड, तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और लिबरल्स हैं, उदारवादी और गर्मपंथी हैं, इन दोनों को जो है यहाँ पे यूनाइट कर लिया जाता है। एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर जॉइंट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज रीच बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, और यहीं पे जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी एक पैक्ट होता है जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और उनका प्रमुख उद्देश्य ये हो जाता है कि अंग्रेज़ों से जो है आज़ादी दोनों मिलके ही लेंगे। द साइनिंग ऑफ लखनऊ पैक्ट बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन 1916 मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और लखनऊ पैक्ट के साइन हो जाने के बाद क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है उस पे जो है एक जो भावना है मजबूत हो जाती है लोगों की
कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में भी कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनके वजह से ये यूनिटी फिर टूट जाएगी। द होम रूल मूवमेंट 1916, 1916 का जो है होम रूल मूवमेंट जो है, तो 2 होम रूल लीग्स वेयर इस्टेब्लिश्ड बाई बाल गंगाधर तिलक एट पूना इन अप्रैल 1916 एंड द अदर बाई मिसेस एनी बेसेंट एट मद्रास इन सितंबर 1916। तो 2 होम रूल लीग्स की स्थापना होती है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले अप्रैल में पूना के अंदर 1916 में होम रूल की स्थापना करते हैं, और दूसरा जो है 1916 सितंबर में जो है एनी बेसेंट जो है साइन करती हैं। यहाँ पर एक पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि होम रूल लीग्स की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किसकी थी, बाल गंगाधर तिलक की या एनी बेसेंट की। तो यहाँ याद रखिएगा कि एनी बेसेंट की जो ब्रांचेस थी वो सर्वाधिक थी, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि किसका होम रूल पहले इस्टेब्लिश हुआ। तो सबसे पहले इस्टेब्लिश जिसका हुआ वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक है, क्योंकि उनका अप्रैल में ही उन्होंने पूना में इस्टेब्लिश कर दिया गया था होम रूल मूवमेंट, और इनका बाद में हुआ था। द एम ऑफ द मूवमेंट वॉज टू गेट सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही भारतीयों को शासन करने का क्या है, आज़ादी मिले। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि बाल गंगाधर तिलक अब जो है गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर की कहीं ना कहीं मांग करने लगे। इससे क्या समझ में आता है कि जो उनका पहले जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच था इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेके, अब वो जो है बहुत वीक हो गया था, और जो है उनका कहीं ना कहीं अब ये मानना हो गया था कि अंग्रेज़ों से मिलजुल के भी कुछ हल निकाला जा सकता था। मोर एवर द लीडर्स ऑफ द होम मूवमेंट थॉट दैट इंडियाज रिसोर्सेज वेयर नॉट बीइंग यूज फॉर नीड्स। तो जो लीडर्स थे होम मूवमेंट के, उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय संसाधन हैं अभी भी क्या है कि वे आर नॉट बीइंग यूज फॉर हर नीड्स, और भारतीयों के लिए जो है अभी उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है जितने भी संसाधन हैं। द टू लीग्स कोऑपरेटेड विद ईच अदर्स एज वेल विद द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन पुटिंग देयर डिमांड्स फॉर होम रूल, वाइल तिलक्स मूवमेंट कंसंट्रेटेड ऑन महाराष्ट्र। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जो तिलक का जो मूवमेंट था वो सिर्फ कंसंट्रेटेड था कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और एनी बेसेंट का भी जो है एनी बेसेंट मूवमेंट कवर्ड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी जगह पे जो है बेसेंट का, देखिए मैंने पहले क्वेश्चन बताया था ना कि एनी बेसेंट का जो है होम रूल ज़्यादा क्षेत्र में विस्तारित था या बाल गंगाधर तिलक का। तो बाल गंगाधर तिलक का सिर्फ महाराष्ट्र में और कर्नाटक के कुछ अपर हिस्से में ही फैला हुआ था। द होम रूल मूवमेंट हैड ब्रॉड ए न्यू लाइफ इन द नेशनल मूवमेंट। तो होम रूल जो मूवमेंट था उसने जो है एक तरीके से जो है नया जीवन का संचार किया था भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में। देयर वाज सेवरल रिवाइवल ऑफ स्वदेशी वुमेन ज्वाइन द लार्ज नंबर। स्वदेशी को जो है बढ़ावा मिला, और जो भारतीय महिलाएं थे उन्होंने आंदोलन में काफ़ी बड़े स्तर पे पार्टिसिपेट किया। ऑन 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड मेड अ डिक्लेरेशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट्स पॉलिसी टुवार्ड्स फ्यूचर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो 1917 में फिर इसी के चलते जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है उन्हीं के लिए फिर एक एक्ट बनाया जाता है जिसे 1919 का जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाएगा। वो होम रूल लीग जो था उसी का प्रभाव था, जिसके वजह से जो है जो राजनीतिक जो बदलाव करने की मांग की गई थी रॉयल कमीशन के थ्रू। तो ही प्रॉमिस द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, और इसी में जो है ये वादा किया गया कि भारतीयों को जो है एक मौका दिया जाएगा खुद से शासन करने का, लेकिन उसके पहले उन्हें जो है क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, वो भी ग्रेजुअल धीमे धीमे किया जाएगा। द अगस्त डिक्लेरेशन लेड टू द एंड ऑफ होम रूल मूवमेंट, और फिर अगस्त रेजुलेशन पास होता है और उसके तहत क्या हो जाता है, होम रूल मूवमेंट का अंत हो जाता है। तो अगस्त डिक्लेरेशन याद रखिएगा, अगस्त रेगुलेशन। रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर हमारा अपना चैप्टर एंड करेंगे। इन द फर्स्ट हाफ द 20th सेंचुरी
तो फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, तो अर्धाध है या आधा है, इसे ये बोल सकते हैं 1950 से पहले का आप बोल सकते हैं। रेवोल्यूशनरीज ग्रुप स्पैंग अप मैनली इन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड मद्रास। तो सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी जो संगठन थे उनका जो है सबसे ज़्यादा उत्पत्ति यहाँ पे ही हुई है, बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में और मद्रास में। द रेवोल्यूशनरीज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मेथड ऑफ बोथ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। और रेवोल्यूशनरी वो लोग थे जिनका भरोसा ना तो मॉडरेट्स लोगों के तरीक़ों पे था और ना ही जो उग्रवादी थे उनका। हेंस दे स्टार्टेड मैनी रेवोल्यूशनरी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। इसी के चलते उन्होंने कई क्रांतिकारी गुप्त संगठन का जो है शुरुआत किया, जैसे कि बंगाल में अनुशीलन समिति थी, जुगांतर है। महाराष्ट्र में सावरकर जो ब्रदर्स थे उन्होंने अभिनव भारत की शुरुआत की। मद्रास प्रेसिडेंसी में भारत माता एसोसिएशन जो है स्टार्टेड बाय नीलकंठ ब्रह्मचारी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या नाम है? भारत माता एसोसिएशन। ओके। और किन्होंने इसको शुरू किया था? उन्होंने शुरू किया था नीलकंठ ब्रह्मचारी, ये इन्होंने शुरू किया था। इन पंजाब, अजीत सिंह सेटअप ए सीक्रेट सोसाइटी टू स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अमंग द यूथ इन लंदन एट इंडिया हाउस। श्याम जी कृष्ण, तो अजीत सिंह है, श्याम कृष्ण वर्मा है। श्याम कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में काम किया था, वहाँ पे उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जहाँ पे जितने भी यूथ राष्ट्रवादी जो हैं, भारतीय राष्ट्रवादी हैं, जैसे मदन लाल ढींगरा, सावरकर, वीवीएस अय्यर, टीएस राजन, लाला हरदयाल, इन्होंने गदर पार्टी की भी स्थापना की थी। यूएस टू ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशनरी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर रह के भारत के लिए जो है क्रांतिकारी आंदोलन चलाने का इन्होंने प्रयास किया था और गदर पार्टी का भी इन्होंने स्थापना की थी। तो इन लोगों ने जो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात की। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।